बोलो बोलो। भी आ रहा है, वर्क फॉर एनर्जी भी आ रहा है और सर्कुलर मोशन भी आ रहा है, इसीलिए पूरी स्पीच सुने में ना ताली नहीं बजानी चाहिए ना। अब देखिए, तो सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने ये तो कर लिया था पोजीशन, फिर अपन ने ये भी किया था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ है ना, वो वाला भी पार्ट किया था। और एक वो वाला कर लिया था ना, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। अच्छा, तो ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसमें एक पॉइंट बचा है, मैन प्लैंक प्रॉब्लम है ना। तो वो करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कोलिजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया? कोलिजन, तो कोलिजन तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट कोलिजन। इंटरमीडिएट कोलिजन, ठीक है। तो एक एक करके ये तीनों ही कोलिजन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आप लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन particles stick to each other after collision। ऐसे कोलिजन में कोलिजन करने के बाद पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर जाते हैं और किसी सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें कि देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन। इस कोलिजन में एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है। तुम्हारा क्या नाम है? काव्या। बेटा काव्या, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाना। तो इस कोलिजन में सबसे ज्यादा लॉस होता है, पहला। और एक ये कि इसमें पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर जाते हैं। अब अगर आप इसको देखें, इस तरीके से ही होता है। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास है m1
और वेलोसिटी है u1। ऐसे ही एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है u2। टकराने के बाद ये दोनों पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर गए और किसी कॉमन वेलोसिटी v से चलने लगे। तो टोटल जो मास है वो है m1 प्लस m2। तो अगर आप यहां पर देखें तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2, यही होना चाहिए स्टार्टिंग में मोमेंटम। और बाद में होना चाहिए m1 प्लस m2 इंटू वी। तो अगर आप ये v निकालना चाहते हैं तो ये m1 प्लस m2 को आपको नीचे ले जाना चाहिए। तो जो कॉमन वेलोसिटी होती है, कॉमन वेलोसिटी, वो होती है m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में जो भी वेलोसिटीज हैं उनको उनके साइन के साथ रखना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव एक्स में जाए तो प्लस लिख लो, और अगर नेगेटिव एक्स में जाए तो माइनस लिख लो। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो m1 वाला u1 से चल रहा है, m2 वाला u2 से चल रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई ये होनी चाहिए हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। लेकिन अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, के फाइनल, तो फाइनली दोनों ही मासेस v से चल रहे हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो अगर कोई हमसे पूछे लॉस कितना हुआ, तो हम कहेंगे लॉस का मतलब शुरू में एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में कम होगी, तभी तो लॉस होगा। तो जो लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब हम क्या कर सकते हैं, हालांकि पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये जो v है इस वैल्यू को यहां पर रख सकते हैं, तो वो भी u1 और u2 के टर्म्स में आ जाएगा। और फिर अगर हम उसको सॉल्व करें पूरा, तो फाइनली हमें जो लॉस का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो पहले आप ये वाला पॉइंट कर लीजिए कॉपी, फिर अगले पेज पे कर देते हैं।
तो हो गया, क्लियर हुआ। किसी भी तरह का हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और टकरा जाएं। यार अभी माइनर की बात करो पहले, है ना। मेजर पिछले में कहां तक आया था, मेजर में? मेजर आपका अभी तक एक भी नहीं हुआ, तो रोटेशनल मोशन आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तब भी टकरा सकते हैं, अपोजिट में चल रहे हो तब भी टकरा सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक में, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्स में चले और एक वाई में चले और फिर टकरा के स्टिक कर जाए। अलग अलग तरह के हैं, सबके लिए आप सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बस वेलोसिटी जो है उसको उसके जैसा प्लस हो माइनस हो वैसा रख दे। तो ये वाला कर लिया। ये वाला भी कर लो। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है 2 kg का और उसका मास है 2 kg का और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 3 kg का और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों आपस में टकराए और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ये दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगे और एक बन जाएगा 5 kg का, जिसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 2 इक्वल टू 5 × v। तो 2 4 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 14/5 है ना। क्या ये समझ में आया, बताइए। ठीक है, लॉस अगर निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, या वैसे भी निकाल सकते हैं, शुरू में एनर्जी माइनस बाद में एनर्जी। तो हम फॉर्मूला अगर लगाएं तो हाफ m1 m2 2 × 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3 इंटू u1 - u2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर, तो 3/5 और 4 - 2 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 12/5 जूल। इतना लॉस हो गया। आया समझ में, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे सवालों के आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं जो बहुत सिंपल से हो। क्या ये समझ में आया? ये ऐसा है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए आप, कि एक पार्टिकल जिसका मास है 2 kg वो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पार्टिकल जिसका मास है 1 kg वो इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये दोनों टकराए और इनके बीच परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो हमको ये बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और लॉस कितना होगा एनर्जी का। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए तो सबसे सिंपल तरीका है कि मोमेंटम कंजर्व करा दिया जाए, है ना। 2 और 1 मिला के 3 kg हो गया। और मान लो इसकी वेलोसिटी हमने इधर मान ली, अगर बाई चांस निगेटिव आ जाए मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है वो गलत है और उस तरफ है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू -4, ये समझे, 1 इंटू -4, तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू वी। तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू 3v, यानी फाइनल वेलोसिटी आ गई 2/3। देखिए पॉजिटिव आ गई, मतलब कि ये जो आपने माना है ना ये सही है। अब इसमें अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखिए हाफ m1 m2 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। समझे, u1 माइनस u2 का स्क्वायर है ना, पर u2 तो नेगेटिव है, तो ये कितना बन गया 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन गया। क्लियर हुआ क्या ये वाला पॉइंट, है ना। साइन के साथ रखना है वेलोसिटी। इसके पीछे वाला यही तो था यार, इसके पीछे वाला कह रहे हो क्या। समझ में आई वाला। अब देखिए तीसरे तरह का जो सवाल आ सकता है ना वो ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है 2 kg का और वो इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से। दूसरा एक पार्टिकल है सपोज 4 kg का और वो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों आपस में टकरा गए और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। लॉस को निकालने का एक तरीका ये भी है कि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर दिया जाए। अगर आपको कभी भी लगे कि यार मैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाऊं, तो आप वो भी कर सकते हैं, इनिशियल निकाल लीजिए, फाइनल निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए। इसमें एक पार्टिकल एक्स में चल रहा है और दूसरा वाई में चल रहा है। हाँ आई और जे में आएगी, बिल्कुल सही। अच्छा देखो, जो पार्टिकल बनेगा फाइनली 2 और 4 को मिलाकर वो 6 kg का बनेगा और मान लो उसकी वेलोसिटी v है, तो हम लिखेंगे, अब देखो शुरू में लिखेंगे 2 इंटू 3i कैप, ये सही है, प्लस 4 इंटू 2j कैप, इट शुड बी इक्वल टू 6 इंटू वी। तो 2 3 6 i कैप,
4 2 जा 8 जे कैप। तो यहां से v कितना आ गया, वेक्टर में लिख देते हैं, तो आई कैप प्लस 8/6 यानी समझ में आया। आप चाहे तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्पीड निकाल लीजिए, तो अंडर रूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 16/9, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 25/9, 5/3 आए, देखो स्पीड फाइनल है ना। अब शुरू में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो के इनिशियल, तो कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 9 4 2 जा 8। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आई वो 17 जूल आई। अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हाफ और कितना टोटल मास है 6, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी 5/3 है ना, उसका स्क्वायर 25/9, तो 25/3। अब अगर लॉस निकालना हो तो वो होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो 51 माइनस 25/3, 26/3 जूल आ गया। तो कई कई बार हमें जैसे आई कैप जे कैप में है तो उसका स्क्वायर कैसे करें, मान लो समझ में ना आए, तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। देख लीजिए ध्यान से, अभी भी डाउट हो तो बताइए। अभी 3 सवाल हमने करे, तीनों में किसी भी सवाल में आपको लगे कि ये क्या हो गया यहाँ पे, तो बताइए। हो गया यार, और बाकी लोगों का भी, अच्छा ठीक, चलो क्लियर। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आया समझ में। इसके बाद अगला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा कि इन दिस कोलिजन
द टोटल एनर्जी एनर्जी से यहां मतलब काइनेटिक एनर्जी से है, बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी देखो ये लिखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले है वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद है। तो क्या इसको सिंपल लैंग्वेज में ये नहीं लिखा जा सकता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, देखिए कैसे होता क्या है, जब कोलिजन होता है ना तब क्या होता है, ये एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 से चल रहा है, ये एक m2 मास का पार्टिकल है जो u2 से चल रहा है। ये है बिफोर। अब जब ये दोनों टकराए उस समय क्या हुआ, जो m1 है उसने m2 पर एक फोर्स लगाई होगी ऐसे, बदले में m2 ने क्या किया होगा, m1 पर एक फोर्स लगाई होगी ऐसे। ये जो है ना, ये है, ये क्या बोर्ड बंद होने के बाद बंद हो जाता है पूरा? नहीं हुआ बना। और ये है ड्यूरिंग द कोलिजन, इस समय कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन के बाद m1 वाला v1 से चलने लगा और m2 v2 से चलने लगा, तो ये बन गया आफ्टर द कोलिजन। तो उन्होंने ये कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले होती है और जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होती है वो बराबर होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जिस समय कोलिजन हो रहा होता है उस समय की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो पहले वाली से या बाद वाली से कम हो जाती है। तो इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं, ये के लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन is less than before or आफ्टर। तो काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमेशा कंजर्व नहीं रहती, सिर्फ जो शुरू में होती है और वो बाद में होती है। लेकिन जो मोमेंटम होता है वो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर हमेशा कंजर्व होता है। इसीलिए हम यहां लिख देते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर द होल कोलिजन। तो ये स्टेटमेंट वाले सवालों में आ जाता है। स्टेटमेंट वन, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड
स्टेटमेंट 2, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, सेकंड है बोथ आर इनकरेक्ट, थर्ड है वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, फोर्थ है ना। तो कौन सा सही है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं है, सिर्फ शुरू वाली और बाद वाली बराबर है। कर लीजिए इसको कॉपी। कर लिया क्या? हाँ हाँ कर लो यार, आराम से करो। अब ये देखिए, मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही है, तो मोमेंटम के लिए क्या लिखा जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू इसमें कोई डाउट? इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमेशा इसका यूज करें, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में वही बाद में, मतलब ये हो गया। तो ये मैंने इक्वेशन तो लिख दिया है, लेकिन इसका यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना, तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, इसलिए पहला इक्वेशन तो यूज करें। और एक और इक्वेशन है जो इनको मैनिपुलेट करके आता है, जैसे कि देखो, पहला जो इक्वेशन है, अगर आप m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएं, जैसे कि ये m1v1 को यहां ले जाएं, m2u2 को यहां ले जाएं, तो एक इक्वेशन बनेगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये वाला पॉइंट समझे, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी अगर आप m1 देखो, 2 तो सब कैंसिल हो सकता है, अगर आप m1 के टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, m2 को दूसरी तरफ, तो ये बनेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। लेकिन हमें थर्ड और फोर्थ याद नहीं करना, हमें बस क्या करना है कि जो फोर्थ इक्वेशन आपको दिख रही है ना, फोर्थ, उसको थर्ड से डिवाइड कर देना है, मतलब फोर्थ को डिवाइड कर देना है थर्ड से।
जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए m1 से m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ u1 प्लस v1। यहां देखिए m2 से m2 कट जाएगा, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ v2 प्लस u। ये जो इक्वेशन है ना, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5। तो जब भी हम कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करें तो हमें सिर्फ दो इक्वेशन यूज करनी चाहिए, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 5। पहली इक्वेशन क्या बता रही है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और दूसरी इक्वेशन जिसको हमने यहां पे सर्कल किया वो है कि पहले पार्टिकल की जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है और जो बाद में वेलोसिटी है उनका सम u1 प्लस v1 इज इक्वल टू जो दूसरा पार्टिकल है उसकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है और जो बाद में वेलोसिटी है उसका सम, ये बराबर होते हैं। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। सिर्फ हमें ये दो इक्वेशन यूज करनी है। कौन कौन से इक्वेशन यूज करेंगे समझ में आया, फर्स्ट एंड फिफ्थ। कर लिया कॉपी, बताइए। अगर आपका मन ना कर रहा हो कॉपी करने का तो कम से कम वो दो इक्वेशन कॉपी कर लें। हो गया दो। अब देखो ये वाला जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, देखिए ये एक पार्टिकल है 2 kg का और ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। एक और पार्टिकल है 3 kg का और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए इनके बीच परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो टकराने के बाद क्या होगा, जो 2 kg का पार्टिकल है वो मान लीजिए किसी v1 से चलने लगा और जो 3 kg का पार्टिकल है वो किसी v2 से चलने लगा। तो हमें v1 बताना है कितना होगा और v2 बताना है कितना होगा। तो कोई कर रहा है ट्राई या मैं ही कर दूं?
देखो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, तो 2 इंटू 8 यानी 16 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15 इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। तो 16 और 15 बन गया 31। ये इक्वेशन समझ में आया, बताइए। ठीक है, दूसरा देखिए, जो 2 kg वाला है उसकी शुरू में वेलोसिटी 8 है, बाद में कितनी है v1, तो आप लिख सकते हैं 8 प्लस v1 इज इक्वल टू 3 kg वाला जो है उसकी शुरू में 5 है और बाद में है v2, 5 प्लस v2, तो 5 इधर ले जाइए तो v2 बन गया v1 प्लस 3। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। आया ये पार्ट समझ में? ठीक है, अब ये जो v2 की वैल्यू है इसको हम यहां रख देते हैं। v2 है v1 प्लस 3, तो 31 आया 2v1 प्लस 3 और v2 की जगह v1 प्लस 3, तो 31 इज इक्वल टू 2v1 प्लस देखो 3v1 प्लस 3 3 जा 9, तो 31 माइनस 9 करोगे तो 22 आएगा, है ना, इक्वल टू 5v1। तो v1 की वैल्यू 22/5 आ गई। अब v1 मिल गया तो v2 कितना हो जाएगा, v1 प्लस 3, तो v2 बन गया, v1 कितना है 22/5 प्लस 3, तो v2 आ गया 5 3 जा 15, 15 और 22 कितना हो गया 30। यार अंकित, यार तुम्हारा हमेशा गलत ही आंसर आता है सर। मतलब कोई रीजन है कि, मतलब ऐसे में पता क्या करना चाहिए, जैसे तुम पेपर दो ना तो जो तुम्हारा पहला आंसर है उसे कभी टिक मत करना, थोड़ा, है ना। क्या ये समझ में आया? इस तरीके से करना आसान है। वैसे ना इसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं, पर मैं वो फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। वो इसलिए याद, फॉर्मूला इसलिए याद कर लो कि अगर कभी सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लें तब याद रहे, अदरवाइज फॉर्मूले का यूज मत करना। अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। कोई बात नहीं यार, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हो जाए तो बताना ये वाला सवाल। तो कोई भी सवाल हो ना, अगर उसमें कहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो हमेशा यही दो लगाओ, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन और बाद में ये वाला कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। करें, आगे करें। जैसे अगर मान लो हमारा मन करे कि हम फॉर्मूले याद कर लें, तो ये देखिए, ये एक पार्टिकल है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, एक दूसरा पार्टिकल है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये दोनों टकराए और टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो अगर हमसे पूछते हैं जैसे सवाल में, तो v1 और v2 ही पूछते हैं, तो v1 की जो वैल्यू आती है वो आती है
U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U2 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 की जो वैल्यू आती है वो आती है U1 और उसके साथ 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U2 ये देखिए ये फॉर्मूला है। वैसे तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को याद करना भी आसान है अगर हम कोई लॉजिक लगा के याद करें तो, है ना। देखो वैसे याद करोगे तो हो सकता है भूल ही जाए हम, लेकिन हम थोड़ा सा, हाँ लेकिन हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। पहले आप कॉपी कर लीजिए। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V1। हो जाए तो बताना। हो गया? अपने आप से याद करने की कोशिश मत करें, ठीक है। उससे याद नहीं होगा और टेंशन होगी, ये ठीक है। देखो कैसे इसको याद रखें, देखो कैसे इसको याद रखें। हाँ हाँ, देखो V1 और V2 निकालना है ना। तो पहली चीज तो V1 और V2 की वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी? है ना। अच्छा अब हर एक में फ्रैक्शन है, नीचे हमेशा याद रखिए सम आता है मासेस का। आप देख लीजिए हर जगह M1 प्लस M2 आ रहा है, ठीक है। ऊपर दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफरेंस और दूसरा होता है डबल। अगर आप V1 निकाल रहे हैं तो आपको U1 में डिफरेंस रखना है और U2 में डबल रखना है। और अगर आप V2 निकाल रहे हैं तो आपको U2 में डिफरेंस रखना है और इसमें डबल रखना है। समझे याद करने का तरीका? डिनोमिनेटर में हमेशा सम, न्यूमरेटर में दो चीजें आ सकती हैं, डिफरेंस या डबल। V1 निकालो तो U1 में डिफरेंस रख दो, U2 में डबल रख दो। V2 निकालो तो U2 में डिफरेंस रख दो, U1 में डबल। अब देखो डिफरेंस यहां किस में रखा है? U1 में, तो ये बन गया M1 माइनस M2। यहां देखो डिफरेंस किस में रखा है? U2 में रखा है ना, तो M2 माइनस M1। यहां देखो डबल किस में रखा है? U2 में, तो किसका डबल होगा? M2 का डबल होगा। यहां पर डबल किस में रखा है? U1 में। तो ये बन गई इक्वेशन। अब आप देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो V1 है तो U1 में डिफरेंस रखा है और U1 में रखा है ना, तो M1 माइनस M2। U2 में डबल रखा तो किसका डबल रखा? M2 का। ये देखिए V2 है तो U2 में डिफरेंस रखा है, किसका डिफरेंस रखा है? M2 माइनस M1।
U1 में डबल रखा है तो किसका डबल रखा है, M1 का डबल रखा है। क्लियर हुआ लॉजिक? रह पाएगा याद? अगर कोई इसको भी कॉपी करना चाहता हो तो कर ले। हो गया क्या? तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, देखो अगर हमें याद रह जाए ना तो फॉर्मूला लगाने से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो। एक 5 kg का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक 10 kg का पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दोनों आपस में टकराए, 5 वाला पार्टिकल v1 से चलने लगा और 10 वाला पार्टिकल v2 से चलने लगा। तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना v1 और v2। जिसकी वेलोसिटी v1 है उसे m1 मान लो और जिसकी v2 है उसे m2 मान लो। है ना, m1 इस 5 को मान लो और इसको m2 मान लो, तो ये u1 बन गया, ये u2 बन गया। है ना, बाद में यही v1 और ये v2 है। देखिए फॉर्मूला लगा के अगर आप करने की कोशिश करें तो कई बार ज्यादा आसानी से हो जाता है। v1 किसके टर्म्स में आएगा, देखो u1 और u2 के, तो 10 और 5। नीचे क्या रखना है, सम। है ना, अब v1 निकाल रहे हो तो u1 में डिफरेंस रखना पड़ेगा, 5 माइनस 10, और u2 में डबल रखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझे क्या लिखा मैंने, 5 माइनस 10 और यहां 2 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, -10/3 प्लस 20/3, यानी कि 10/3 आ रही पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। है ना, और अगर आप v2 निकालना चाहते हैं तो वो भी देखिए 10 और 5 इनके टर्म्स में आएगा। नीचे तो 5 प्लस 10 करके 15 आ जाएगा। अब v2 निकाल रहे हो तो u2 में डिफरेंस रखो 5 में, तो 10 माइनस 5, और यहां डबल, किसका डबल, इस 5 का डबल, तो ये चीज आ गई 20/3 प्लस 5/3, यानी 25/3 आ रहा है। क्लियर हुआ ये? कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। आ गया समझ में?
अच्छा, कई बार वो इसी में ऐसा सवाल देते हैं कि एक पार्टिकल रुका होता है और दूसरा चल रहा होता है। तो जो पार्टिकल चल रहा होता है उसको वो पहले कर लीजिए, ये अगर आपको करना हो तो फिर आगे करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत कठिन है तो नॉर्मल तरीके से कर लो, कोई वो नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही एक बार सही आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, है ना। अच्छा, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि एक पार्टिकल रुका होता है, एक चल रहा होता है। जो पार्टिकल रुका हुआ होता है उसको कहते हैं टारगेट, और जो चल रहा होता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ऐसे देखिए, ये सपोज एक m1 मास का पार्टिकल है जो किसी u से चल रहा है, और ये दूसरा पार्टिकल है m2 मास का जो रुका हुआ है। तो ये कहलाता है टारगेट, और ये जब ये दोनों टकराए तो टकराने के बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, और इसकी वेलोसिटी कुछ u1 तो नहीं v1 लिख देते हैं, है ना। और जो m2 वाला है वो भी चलने लगा। तो इसमें कई लोग कहते हैं कि भाई देखो, जो वो प्रोजेक्टाइल है ना, उसने क्या किया, उस टारगेट को चला दिया। मतलब उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उस टारगेट को दे दिया। तो पूछते हैं कितना हिस्सा उसने उसको दे दिया और कितना हिस्सा उसने अपने पास रखा। अब देखिए, अगर आपको v1 निकालना हो तो वो किसके टर्म्स में आएगा, u के टर्म्स में, और जीरो के टर्म्स में। दूसरे की तो जीरो है। जब आप u लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे तो लिखेंगे m1 प्लस m2, और ऊपर लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे सही है नहीं। तो ये बन गया, ये समझ में आया पॉइंट। और अगर मान लीजिए आपको ये जो टारगेट है इसकी वेलोसिटी पता करनी हो तो ये भी u और जीरो के टर्म्स में आएगा। यहां पे ये लिख दिया, और यहां पर ये देखिए, इसका मतलब कि v2 कितना आया। देखो, अपनी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा उसने उस टारगेट को दे दिया, कुछ हिस्सा उसने अपने पास रख लिया। तो कितनी वेलोसिटी उसने अपने पास रखी है, ये वाली v1। तो अगर वो पूछते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इट हैज रिटेन्ड, जो उसने अपने पास रखी है, तो फ्रैक्शन यहां लिख देता हूं, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड, जो उसने अपने पास रखी है, वो होती है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने अपने पास रखा।
अगर पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन इसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो ये होता है 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं ना एक बार, ईएलपी के ही देख लेते हैं, अगर मेरे पास होगी ईएलपी तो। क्या नहीं, फॉर्मूला डेरिवेशन से आया है? नहीं, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, एनर्जी जो रिटेन्ड है, रिटेन्ड मतलब अपने पास जो बची, अभी अपनी वेलोसिटी कितनी है उसकी v1, तो कितनी हुई, हाफ m v1 स्क्वायर हुई ना, यानी हाफ m, अब v1 की वैल्यू देखो कितनी है, u स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये एनर्जी है जो अपने पास है। इसको डिवाइड किया कि अपने पास शुरू में कितनी एनर्जी थी, हाफ m1 u स्क्वायर। जब कैंसिल करोगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, m1 माइनस m2। अब जितना देखो टोटल वैल्यू 1 होती है, उसमें से मान लो कुछ फ्रैक्शन हमने अपने पास रख लिया, तो बाकी दूसरे को कितना दिया, 1 में से माइनस कर दो। तो ये जो m1 माइनस m2 का अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर है ना, अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो हिस्सा आ जाएगा जो हमने दे दिया, तो वो ये आ जाएगा। यदि तुम इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा, समझे? अच्छा, तो अब सेंटर ऑफ मास, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, कोलिजन, वैसे इसकी ईएलपी आपको नहीं मिली ना अभी, मिल गई है क्या? हाँ बोलो। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है ना, ELP1। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो बोलो। ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं नहीं यार, परफेक्टली इलास्टिक में तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तुम ये पूछ रहे हो कि एनर्जी जो उसने दी, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो कर रहे हैं, अभी हमने और कोई पढ़ाई कहा। इन इलास्टिक में यार, इन इलास्टिक में तो एनर्जी कंजर्व ही नहीं होती ना, इन इलास्टिक में ना, इलास्टिक में एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक चल रहा है और दूसरा रुका हुआ है। कहा, किसने कहा कि दो केस होते हैं इलास्टिक में, एक सेम और एक इधर? अरे भाई, जब एक रुका ही है तो फिर वो इधर या इधर कहां चल रहा है ना। चलो, ये सेंटर ऑफ मास और कोलिजन की है, इसमें एक बार देख लेते हैं कोलिजन का कोई सवाल है भी कि नहीं। ये डिस्कस हो गई है? अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है यार, करा दी तो। ELP नंबर 2 देख लेते हैं, वो अगर करा दी, वो भी करा दी। ELP4, ELP5, ELP3, ELP3 देख लेते हैं। ये भी उसकी है, सेंटर ऑफ मास की है। ठीक है, ELP4,
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास ही है। ELP 5, ये देखो इसमें कुछ सवाल जरूर हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स हैं और कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक ही है, तो परफेक्टली इलास्टिक में तो एनर्जी का लॉस ही नहीं होता ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो यही तो रहेगी, हाफ mu1² प्लस हाफ mu2², यही रहेगी ना हमेशा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। भाई एक बार कोलिजन होगा तब कितनी रहेगी? हाफ mu1² प्लस हाफ mu2²। फिर एक बार और हो गया तो कितनी रहेगी? हाफ mu1² प्लस हाफ mu2²। फिर एक बार और हो गया तो कितनी बार? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी में तो कोई लॉस होता ही नहीं ना। हाँ इसका यही मतलब हुआ कि n बस ऐसे ही दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। When two bodies collide elastically, kinetic energy alone is conserved, only momentum is conserved, both energy and moment। तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखिए। हालांकि ये हाँ कर सकते हो, एट्थ क्वेश्चन देख लो एक बार, ट्राई कर लो, देख लीजिए, पढ़ तो लो यार कम से कम। टाइम हो गया मुझे लग रहा है ना, इसलिए अब कोई बात नहीं यार, सॉरी है ना आप लोग।